नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में अब हम लोग चर्चा करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी IFOS जिसे हम लोग कहते हैं अन्य साधनों से आय, इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से समझेंगे। प्रत्येक पॉइंट को, हर एक प्रश्न को समझेंगे वन बाय वन। इसमें बहुत सारे वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड किए जाएंगे, तो उन सारे के सारे वीडियोस को देखें, समझें और जानें। इसके अलावा अगर आवश्यकता होगी तो मैं आप सभी को व्हाइट बोर्ड पर भी आ करके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी चर्चा भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, समझ लेंगे और जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अन्य साधनों से आय का मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका। तो अन्य साधनों से आय से तात्पर्य आय के निम्न 4 स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से है। कहने का मतलब है कि अन्य साधनों से आय की बात जब की जाएगी ना, तो जो निम्न 4 स्रोतों से आय जनरेट होता है उनके अलावा अन्य किसी स्रोत से जो भी आय जनरेट होगी, जो भी आय आएगी, उसको हम लोग कहेंगे अन्य साधनों से आय। अब ये कौन कौन से 4 स्रोत हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। पहला है वेतन से आय यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। जो आय वेतन से आय होगा उसमें अन्य साधनों से आय सम्मिलित नहीं होगा। दूसरा है मकान संपत्ति से आय। जो मकान संपत्ति है उसको किराए पर देने या अन्य कार्यों से जो आय होगी वह भी अन्य साधनों से आय में शामिल नहीं होता। इस बात को आप लोग जानेंगे। तीसरा है व्यवसाय अथवा पेशे से आय यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। किसी भी व्यक्ति का बिजनेस है या फिर वह किसी प्रोफेशन में है। प्रोफेशन में होने का मतलब क्या होता है, चाहे वो डॉक्टर है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है, राइटर है, पोएट है, इंजीनियर है, तो ये सारे के सारे प्रोफेशन होते हैं, लॉयर है। तो इन सारी की सारी चीज़ों से अगर जो आय प्राप्त होती है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आती है। चौथा है पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन। तो इन 4 स्रोतों से जो भी आय प्राप्त होती है इनमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं आता है। इसके अलावा जो भी आय आती है, जिन जिन स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उन स्रोतों को कहा जाता है अन्य स्रोतों से आय। जो भी आय प्राप्त होते हैं उन स्रोतों से हम लोग कहते हैं अन्य स्रोतों से आय। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आय के उपरोक्त 4 स्रोतों में से जिन जिन आयों को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात उपरोक्त 4 स्रोतों के क्षेत्र यानी दायरे में जो जो आय नहीं आते उनको एक अलग शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि जो भी ये 4 स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, इनके अलावा जो भी अनदर कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाई देता है, तो जो भी अनदर सोर्स ऑफ इनकम दिखाई देते हैं उन सारे के सारे स्रोतों के इनकम को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उनका, यानी वर्गीकृत करते हैं। उस शीर्षक अर्थात स्रोत को अन्य साधनों या अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है, इसलिए इसे अन्य साधनों से आय शीर्षक कहा जाता है। और साफ साफ कह दिया गया है कि इन 4 स्रोतों के अलावा जो अन्य स्रोतों से आय दिखाई देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत कर देंगे, एक नए शीर्षक में डालेंगे और उस नए शीर्षक का नाम होगा अन्य साधनों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अन्य सोर्स से इनकम जो होता है उसकी बात की जाएगी उसमें, इसलिए उसे अन्य साधनों से आय शीर्षक कहा जाता है। ये बात आप सभी को अब क्लियर हो गई होगी। अन्य शब्दों में हम लोग समझेंगे क्या कहा जा रहा है। अन्य साधनों से आय शीर्षक अंतिम एवं अवशिष्ट यानी रेजिडुअरी शीर्षक है। यानी जो भी अन्य साधनों से आय का मतलब क्या है, बचा कुचा जो भी आय है इन 4 शीर्षकों में नहीं आएगा उनको हम लोग अन्य साधनों से आय में ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसको आप लोग समझेंगे, जिनमें वे सभी प्रकार की आय सम्मिलित होती हैं जो किसी अन्य विशेष शीर्षक में कर योग्य नहीं होती हैं। जो आय सम्मिलित होती हैं वो अन्य किसी शीर्षक में कर योग्य होते ही नहीं हैं। भारतीय आयकर अधिनियम
1961 की धारा 56 से 59 अन्य स्रोतों से आय शीर्षक से संबंधित है। जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें सेक्शन 56 से 59 तक जो भी प्रोविजन हैं वे सारे के सारे प्रोविजन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। तो जब कभी भी आपसे प्रश्न किया जाए, आपसे पूछा जाए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे, बताएंगे कि सेक्शन 56 से 59 तक के जितने प्रोविजन हैं वे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बताते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। अब क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। अन्य साधनों से आय का आशय, अभी हमने इंट्रोडक्शन समझा हुआ है। मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब क्या होता है समझिएगा। अन्य साधनों से आय वाक्यांश का आशय ऐसी आयों से है जो अन्य साधनों से आय वाक्यांश है। इसका मतलब ऐसी आय से होता है जो कि पूर्व में वर्णित आय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं। अब पूर्व में वर्णित आय के अन्य स्रोतों से प्राप्त होने का मतलब क्या है? नॉर्मल सी बात है, जो मैंने अभी आपको 4 शीर्षक बताए ना वे क्या है? पूर्व में वर्णित हैं, उनका वर्णन पूर्व में ही किया गया है। उनसे जो भी बचा कुचा है वही तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है ना। आगे चलते हैं। जैसे वेतन से आय प्राप्त करने वालों के लिए विशिष्ट शीर्षक वेतन से आय है। मकान किराए से प्राप्त आय के लिए विशिष्ट शीर्षक मकान संपत्ति से आय है। व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करने के संबंध में विशिष्ट शीर्षक व्यवसाय या पेशे से के लाभ हैं। पूंजी संपत्ति को बेचने से प्राप्त होने वाले लाभ के लिए विशिष्ट शीर्षक पूंजी लाभ। जो आय इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हैं वे आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त नहीं होनी चाहिए। इस बात को अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे, अपने संज्ञान में रखेंगे। तो यह मतलब होता है और इंट्रोडक्शन होता है किसका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। अन्य साधनों से आय के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम लोग समझते हैं। पहला है अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में सम्मिलित होने वाली आयों के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी अन्य स्रोतों से आय शीर्षक है उसमें क्या है, बहुत सारे स्रोतों के आय सम्मिलित हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या था, केवल बिजनेस वाला इनकम था, प्रोफेशन का इनकम था, मकान वाले में केवल मकान का इनकम, सैलरी वाले में केवल सैलरी का इनकम था, कैपिटल गेन में केवल कैपिटल से जो भी उसको बेचने से मिलता था वो था। लेकिन यहाँ पर जो भी अन्य स्रोतों से आय है इसमें बहुत सारे स्रोतों के आय सम्मिलित कर लिए जाते हैं ना। जैसे प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज की आय, लॉटरी से आय, किराएदार द्वारा मकान को पुनः उप किराएदार को किराए पर देने से प्राप्त किराया इत्यादि इत्यादि। दूसरा है करदाता की किसी भी आय को इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य करने के लिए यह आवश्यक है कि वह आय के किसी अन्य विशेष शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य न हो तथा वह आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर मुक्त भी न हो। जो भी आय इस शीर्षक में आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, उस पर ध्यान रखना है कि उस पर पहले अन्य स्रोतों में टैक्स नहीं लगा है या फिर वह इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स से मुक्त न हो। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जेम्पशन ना मिला हो उसको। तीसरा है कुछ ऐसी आय होती हैं जो करदाता को उसमें से कर काटने के बाद शुद्ध राशि के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि करदाता को कर काटकर शुद्ध प्राप्त होती हैं, किंतु आय के इस शीर्षक में आय की सकल राशि यानी शुद्ध राशि प्लस कटा हुआ कर को ही सम्मिलित किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हमने समझा कि अन्य साधनों से आय किसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इनकम टैक्स से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जुड़े हुए हैं।
हम लोग कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो इनकम टैक्स में ना आता हो। इसके साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल को भी आने वाले वीडियोस में समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।